नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीडीएफ में। अगर आप एसएससी, आरआरबी, यूपी पुलिस, आरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और शॉर्ट ट्रिक्स आसान भाषा में मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाएं। इन्हीं सब बातों के साथ चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके एसएससी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी और आरओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कॉमनली। तो ये हमारा जो है टारगेट पीडीएफ, यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और जुड़े रहिए। यहाँ पर पीडीएफ, एमसीक्यूज़ और डेली जो आपका नोट्स होता है वो मिलता है, ई बुक्स मिलते हैं और आपके जो क्वेरीज होते हैं उसको हम रिजॉल्व करते हैं। और साथ में हम आज इस वीडियो में आपको बता दूं कि क्या क्या आपको बताने वाले हैं। एक तो मैं इस वीडियो में क्या पढ़ाऊँगा आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट दी हुई हैं और साथ साथ में जो आप पढ़ रहे हैं इसके अतिरिक्त जो है जो एग्ज़ाम आप देते हैं उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे टेस्ट देना है। वही फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देना है, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए अभी फ्री है। तो प्रॉपर जो है आपको वो इन्वायरमेंट हम देंगे जो एग्ज़ाम में आपको मिलता है ऑनलाइन, और जो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता है उसका आपको प्रॉपर प्रैक्टिस का एक जो है एनवायरनमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल वही फीलिंग करेंगे आप जो एग्ज़ाम में आप फील करते हैं, और फीलिंग उसके साथ साथ में एग्ज़ाम जब आप अपीयर कर लेंगे तो आपको पूरा एनालिसिस भी करने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में कि आपकी पढ़ाई का क्या स्तर चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या भाग होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बूटिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उनको हम देखेंगे। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, जीयूआई क्या होता है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एडवांटेज क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिसएडवांटेज क्या होता है, और हाल ही के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो 14 टॉपिक्स हैं ना दोस्तों, इसको कवर करने के बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे और आप बता ना पाएँ। तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 30 मिनट्स के अप्रॉक्स हो सकता है। तो इसमें आप जो है प्रॉपर एक बार आप देख लेंगे तो फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा, क्योंकि इन 14 टॉपिक्स में हम उन सभी चीज़ों को कवर किए हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो है ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। तो निवेदन है कि आप स्किप नहीं करेंगे और प्रॉपरली आप उसको देखेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे, कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स भी करेंगे। और सबसे ख़ास बात कि अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है या कहीं पर आपको दिक्कत लगती है, मेरी साइड से कोई मिस्टेक होती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लिखना है, एक्टिव लर्नर रहना है आपको। और आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें जो है थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, हौसला अफजाई होता है, कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो इसलिए आपका एक लाइक बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम आपसे लाइक की उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो कंप्यूटर एक हार्डवेयर होता है। सीधा सीधा जो हमारे सामने दिखता है वो एक हार्डवेयर होता है, और आपको पता ही है कि हार्डवेयर एक निर्जीव चीज़ होती है जिसमें जान नहीं होता है कि हमारी फीलिंग को समझेगा कि हम क्या चाहते हैं।
तो अब बात ये आती है कि हार्डवेयर हमारे काम को, हमारे इंस्ट्रक्शन को कैसे फ़ॉलो करेगा। अगर हमें मशीन दी जाती है तो मशीन अपने से तो कुछ समझेगी नहीं, तो उसके लिए क्या करना होता है कि हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो भी मॉनिटर आपको दिख रहा है, जो भी मॉनिटर दिख रहा है, सीपीयू दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, ये सब के सब हार्डवेयर हैं। अब इन्हीं के थ्रू जो है, इन्हीं की हेल्प से हमें काम करना है। तो कंप्यूटर में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो माफ़ कीजिएगा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी बात को कंप्यूटर समझ सके। तो यहाँ पर कंप्यूटर में और जो ह्यूमन है उनके बीच का जो रिलेशन जो बनाता है, यानी कि जो इंटरफेस क्रिएट करता है ताकि हम अपना काम कंप्यूटर से कर सकें, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पूरा जो ब्रिज होता है एक ह्यूमन और हार्डवेयर के बीच का, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है, अभी हम आगे देखेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a collection of programs that controls the operation of a computer system and act as an intermediary between the user and the hardware। तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, मध्यस्थता करता है, जिससे हम अपना जो काम है वो कंप्यूटर से कर पाते हैं। कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सब क्या हैं? ये सब एग्जांपल हैं किसके एग्जांपल हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ एग्जांपल तो आपको कम से कम 8 से 10 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट दिया हुआ है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। लिनक्स हो गया, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकओएस एप्पल का, एंड्रॉयड गूगल का, आईओएस यहाँ पर जो है, ये कुछ एग्जांपल हो गए। और आपको भारत ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सोलरीज हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। तो आपको कुछ जो है कम से कम 8-10 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद होने चाहिए। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या नहीं हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? द कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ेक्टिवली। तो अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप ऑन करेंगे तो कंप्यूटर ऑन होगा, कुछ मैसेज स्क्रीन पर आएगा, कुछ दिखेगा, टेक्स्ट, ये लगेगा हाँ हमारा कंप्यूटर जो है ऑन है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बायोस कहते हैं, जो स्टार्टिंग के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट और रन करने में इनिशियल स्टेप्स लेते हैं, तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन आप कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो? हार्डवेयर डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट विथ यूज़र्स। तो कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो भी आप लगाएंगे या आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे। आपका साथ इसलिए नहीं देंगे, आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेंगे, इसलिए क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो भी हार्डवेयर आप लगाएंगे, जैसे माउस लगाया आपने, तो माउस तभी काम करेगा जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि उसकी सारी एक्टिविटीज़ को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। प्रोग्राम्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। कोई प्रोग्राम नहीं रन करेगा, जो भी आप काम करना चाहेंगे वो उस पर रन ही नहीं करेगा, क्योंकि विंडोज़ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आपके दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स जो हैं रन करते हैं, और आपके जो भी पर्पज़ होते हैं
उसे रिजॉल्व करते हैं। फाइल्स एंड मेमोरी कैन नॉट बी मैनेज्ड। कंप्यूटर में मेमोरी भी होगी, फाइल्स भी होंगे, लेकिन वो अनमैनेज्ड होंगे, प्रॉपरली आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फाइल से रिलेटेड कोई काम होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब देखिए रोल ऑफ ओएस। यूज़र, सबसे पहले तो यूज़र आता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर। कहने का मतलब इस डायग्राम का, इस फ्लो का मतलब ये है कि यूज़र जब कंप्यूटर पे काम करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर का काम करता है हार्डवेयर से काम कराने के लिए। द OS एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कन्वीनियंस, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये काम करना आसान कर देता है यूज़र के लिए। एफिशिएंट, यूज़र्स हार्डवेयर रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है तरीके से, सही ढंग से यूज़र के नीड के हिसाब से काम करें, इसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? हार्डवेयर हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज को मैनेज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपने मॉनिटर लगाया या फिर कीबोर्ड लगाया, प्रिंटर लगाया, कैमरा लगाया, तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह से भी काम करता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है ना, सारी चीज़ों को मैनेज करता है, उसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये किस सॉफ्टवेयर को रन कराना है और किस सॉफ्टवेयर के लिए क्या मेमोरी चाहिए, किस प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करना है, प्रोग्राम बंद हो गया तो मेमोरी डी एलोकेट करना है, हार्डवेयर रिमूव कर दिया गया है तो उसको स्टॉप करना है, उसके जो भी प्रोग्राम्स होंगे रन कर रहे होंगे उसको स्टॉप करना है। तो बहुत सारे काम होते हैं मैनेजमेंट के जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी क्या है? देखिए विंडोज़ जो है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आपकी प्राइवेट फाइल्स होती हैं या आपकी फाइल्स होती हैं, आपके प्रोग्राम होते हैं, तो उनको सुरक्षित रखता है, सिक्योर रखता है। क्यों, कैसे रखता है? एक तो आपको जो है वो क्या कहते हैं, पासवर्ड के थ्रू विंडोज़ ही लॉक रहेगा। जो ऑथराइज्ड रहेगा वो आपकी फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है, यानी कि जिसके पास आईडी पासवर्ड होगा तो वो आपके विंडोज़ को ओपन कर सकता है। ये तो ऑफलाइन हो गया। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन होने का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर दुनिया के साथ जुड़ गया। दुनिया के साथ जुड़ गया तो इसका मतलब कोई उसमें इंटर करने का प्रयास करेगा आपके कंप्यूटर में, तो वहाँ तो आपके स्क्रीन का पासवर्ड की नीड नहीं है, वो तो बैक एंड से जुड़ता है। तो इसके लिए आपको आपके सिस्टम को कोई एक्सेस कर सके उसके लिए प्रिविलेज जो देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, और कोई उसको एक्सेस ना कर पाए इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जैसे एक्सटर्नल क्या कहते हैं, हैकिंग हो गया या वायरस अटैक हो गया, तो इन सब के लिए फायरवॉल और विंडोज़ डिफेंडर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, और यूएसी होता है, यूजर एक्सेस कंट्रोल। तो ये सब सारी चीज़ें जो है एक्सटर्नल बॉडीज़ को आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने से रोकते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब पूरी दुनिया से जुड़ गया। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके एग्जीक्यूशन को ये मैनेज करता है। एलोकेट, डी एलोकेट करता है मेमोरी। क्रिएट प्रोसेसेस, शेड्यूल प्रोसेसेस, टर्मिनेट्स प्रोसेसेस, सिंक्रोनाइजेस प्रोसेसेस, ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। व्हेन यू ओपन ब्राउज़र, कैलकुलेटर, MS वर्ड, तो ये क्या करता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द प्रोसेसेस सिमल्टेनियसली। तो कई एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखा है तो सबको एक साथ आप काम कर सको, इसके लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम।
विंडोज़ ओपन करते हैं तो आप 10 एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाते हैं, किसी पे काम करते हैं भाई आप जो है रोबोट तो हो नहीं कि सब पे एक साथ काम करोगे, तो एक पे काम करोगे तो दूसरे पे आपने कोई काम पेंडिंग रखा है या काम प्रोसेस में रखा है तो वो चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता है आप विंडोज चेंज करते हैं तो ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट कंट्रोल्स रैम यूजेस। तो रैम क्या होता है, रैम की मेमोरी लिमिटेड होती है और रैम अगर खाली नहीं है, अगर रैम फिल हो जाए तो आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी होता है, इसमें आपका जो प्रोसेसर होता है CPU जो होता है वो इसी को यूज़ करता है, यहीं से फाइल लेता है। तो अगर ये मान लीजिए इसमें एक बार कोई फ़ाइल डाली गई और वो रिमूव नहीं की गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और जब ये फिल हो जाएगा ना तो हमारा जो अगले प्रोग्राम के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं बचेगी। तो जब अगले प्रोग्राम के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो फिर अगला काम कैसे होगा, तो यहाँ पर हमारा जो है जो सिस्टम होगा वो हैंग कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही होता है कि जैसे प्रोग्राम क्लोज़ किया आपने, इसकी जो भी फाइल्स होती हैं ना उनको रिड्यूस कर देता है, रिमूव कर देता है। यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके मेमोरी को क्या कर देता है, पूरी तरीके से उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी रहता है उसको खाली कर देता है, ताकि उसमें आप नेक्स्ट कोई प्रोग्राम ओपन करो तो उसके लिए फ़ाइल के लिए जगह बची रहे और प्रॉपर उसको जो प्रोसेसर है उसको फ़ाइल मिल सके और आगे का काम कंटिन्यू हो सके। तो इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ट्रैक्स मेमोरी यूजेस, कितना मेमोरी कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें ट्रैक करता है और आपको बताता रहता है कि हाँ कंप्यूटर में कितनी मेमोरी खाली है और कितनी भर चुकी है। और भरने से पहले आपको इंडिकेट भी कर देता है कि आप फाइल को क्लियर करो क्योंकि मेमोरी भर गई है। आप देखे होंगे मोबाइल में भी ऐसा होता है। व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशंस रन टुगेदर OS एलोकेट्स रैम टू कैश ईच एप्लीकेशंस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया आपसे। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जितने भी फाइल्स आप बनाते हैं, किसी प्रोग्राम से फाइल बनाते हैं तो आप उसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो आपको एक प्रॉपर डायलॉग बॉक्स मिलता है कि इसमें आपको फ़ाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करना है, किस लोकेशन पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। अगर डुप्लीकेट नाम से सेव कर रहे हैं तो वो आपको इन्फॉर्म करता है किस तरह की दूसरी फ़ाइल है। फ़ोल्डर प्रोवाइड करता है कि आप प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज़ कर सको। डिलीट, रीनेम, कॉपी, मूव, ये सब सारी फैसिलिटी जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है। डिवाइस मैनेजमेंट OS कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए कंप्यूटर में जो भी डिवाइस लगाते हैं दो तरह की होती है, या तो वो इनपुट डिवाइस होगी या तो वो आउटपुट डिवाइस होगी। तो इस तरीके से दोनों तरीके की डिवाइस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि आपको ये प्रॉपर जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन, यूज़र अकाउंट्स, एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल सपोर्ट, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है ताकि ऑफलाइन और ऑनलाइन अनऑथेंटिकेटेड पीपल आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सकें। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड्स इंटरेक्शंस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर्स। आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो आपको एक प्रॉपर सुंदर सा विंडोज़ दिखाई देता है और यूज़र इंटरेक्शन बेहतर होता है और प्रॉपर सारी चीज़ें आपको गाइड मिलती हैं कि आपको किस पे क्लिक करना है, क्या ओपन हो रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो वो बहुत ही जो है इम्प्रेसिव होता है, आपको अच्छा भी लगता है चलाने में। तो ये जो यूज़र इंटरफेस है ये दो तरह का होता है, एक CLI होता है, एक GUI। इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये जो इंटरफेस होता है ना दो तरह का होता है, एक GUI एक CLI। तो GUI में तो आपको आइकॉन्स दिखाई देते हैं और ग्राफिक्स दिखाई देता है, तो ये तो विंडोज़ वगैरह हो गया। लेकिन समस्या ये है कि जो CLI होता है ना, CLI में आपको कुछ भी ग्राफिक्स नहीं दिखाई देगा, आपको सारे काम कमांड से करने हैं। तो सारे काम जब कमांड से करेंगे तो आपको कमांड आनी चाहिए। अब कंप्यूटर में इतने ढेर सारे काम होते हैं तो सबके लिए कमांड याद करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत होती है CLI के लिए, क्योंकि इसमें आपको कमांड याद करने होंगे। आपको प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट आपको ग्राफिकल नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा ये कठिन होता है।
लेकिन GUI बिल्कुल आसान होता है। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडोज़ को चला चुके होंगे, macOS, iOS को चला चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि जो है इन्वायरमेंट आसान होता है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह का होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहला तो ये हो गया आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस जॉब्स इन बैचेस विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। तो बैचेस मतलब यहाँ पर अगर एक से अधिक साथ काम आप दे देते हैं तो ये जो है आपको बैठ के उसको एक बार आपने काम दे दिया तो वो बैच वाइज पूरा काम कंप्लीट करता रहता है। कंप्लीट कर लेगा तो आपको नेक्स्ट वर्क के लिए वेट करेगा, तो वहाँ पे आपको अगला जो है टास्क आपको देना पड़ेगा। ये बैच वाइज अपना काम जो है करता रहता है बिना रुके। एफिशिएंट फॉर रिपीटेटिव टास्क, एक ही तरह का काम मान लीजिए है तो आपने दे दिया है कि ये इतने काम है और उसको रिपीट करना है, तो ये वहाँ बैठ करके ह्यूमन को बार बार आदमी यूजर को कमांड नहीं देना होता है, वो टाइम टू टाइम अपना वो काम रिपीट करता रहेगा उसको कंप्लीट। जैसे पेरोल सिस्टम हो गया तो एग्जांपल इसका, तो यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग का एक जो है आपसे एग्जांपल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? तो पेरोल सिस्टम को आप कह सकते हैं कि वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू यूज़ द कंप्यूटर सिमल्टेनियसली, एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूज़र को शेयर करना। अब बैंक में देख लीजिए कि एक सर्वर होता है, तो सर्वर को कई लोग एक साथ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज़ होता है जो बैंक सर्वर होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू यूज़ कंप्यूटर सिमल्टेनियसली। CPU टाइम इज़ डिवाइडेड अमंग द यूजर्स, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। यूनिक्स सिस्टम, ये आपका एग्जांपल है। एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा ज़रूर से, टाइम से जितने भी तरह के हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं उनका एग्जांपल ज़रूर जो है देख लीजिएगा और उनका ये काम देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है आपका। मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल प्रोग्राम्स रिमेन इन मेमोरी सिमल्टेनियसली, तो मेमोरी में एक साथ जो है कई प्रोग्राम रन कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में। बेनिफिट क्या है? CPU यूटिलाइज, यानी CPU की आपको पता है ना कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर कई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो उनके CPU के जो एफिशिएंसी है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसकी एनर्जी उसकी कैपेसिटी वेस्ट नहीं जा रही है। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स जब रन करते हैं तो हमारा CPU जो है उनको करने में इंगेज होता है, उसकी जो है कैपेसिटी यूटिलाइज होती है। इंक्रीज इफ़िशियंसी, यानी कि दक्षता जिसको कहते हैं, यानी कि जो CPU की कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होती है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पावरफुल एनिमल है, जैसे मान लीजिए आप एलिफेंट को ले लेते हैं, तो एलिफेंट से आप जो है छोटे छोटे काम कराओगे तो उससे छोटे काम कराओगे तो क्या उसकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। अगर एलिफेंट है तो वो काफ़ी पावरफुल है, तो जो ऐसे काम उससे आप करवाओ कि जो आप नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा लकड़ी का जो है लट्ठा है तो उसे आप नहीं उठा सकते हो, तो उसके लिए क्या करोगे? बड़ी जो कैपेसिटी वाला एनिमल है उसका यूज़ करेंगे हम। तो एक तरह से एक एग्जांपल था। अब प्रोसेसर हमारा काफ़ी कैपेबल होता है, कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको छोटे छोटे काम अगर सिंगल देंगे तो वो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज़ नहीं होती है, और आप अपने कई काम जो है उसको आप हैंड ओवर करोगे तो उसकी कैपेसिटी जो है यूटिलाइज़ होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ कई काम करेगा। अलाउ सेवरल एप्लीकेशंस टू रन एट द सेम टाइम, एक ही समय में कई एप्लीकेशन रन करेंगे। ब्राउज़र, म्यूज़िक प्लेयर, MS वर्ड जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक साथ कई लोग काम करेंगे। सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र, लिनक्स सर्विस, यूनिक्स सिस्टम। लिनक्स सर्वर्स और यूनिक्स सिस्टम जो है मल्टी यूज़र को अलाउ करते हैं एक समय में। ये आपका इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS,
फुल फॉर्म भी पूछता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। प्रोवाइड्स इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब जैसे ऐसे कंप्यूटर जिसमें रिस्पांस आपको तुरंत चाहिए होता है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रोबोटिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस, यहाँ पे RTOS का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आपका जो है कोई सिस्टम लगा हुआ है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये जो है 1 घंटे पहले का जो ट्रैफिक लगा रहेगा वो अभी को दिखाएगा, तो क्या सही सिग्नल आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको तत्काल का रिस्पॉन्स चाहिए होता है यहाँ पे कि तत्काल में क्या चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए गूगल मैप आप देख रहे हैं, तो 1 घंटे पहले जिस रोड पे ट्रैफिक लगा था वो अभी को दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे कि आपको गलत मिस इन्फॉर्मेशन जाएगी ना। रोबोटिक्स में मान लीजिए आपको रोबोटिक्स में भी यही चीज़ होता है कि आप जो है कोई इवेंट देखते हो, कोई इंसिडेंट देखता है रोबोट्स और उसको रिस्पांस 1 घंटे बाद करता है, तो फिर तो ये तो बेकार हो गया। मेडिकल इक्विपमेंट है, अब ब्लड प्रेशर आपका जो है अभी कुछ और है और रिस्पांस कर रहा है आधे घंटे बाद, अब तो आदमी मर जाएगा। तो सही रिस्पांस चाहिए हमको, तो हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। VxWorks और QNX, ये आपका RTOS है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन से कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कर्नल होता है, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे मेन पार्ट ये होता है हमारा, एकदम बिल्कुल सोल का। मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारा काम हमारा कर्नल करता है। कर्नल रिमेन इन मेमोरी व्हाइल द सिस्टम रन। तो जब कंप्यूटर हमारा रन कर रहा होता है तो ये हमारी मेमोरी में होता है, मतलब एक तरह से प्रोग्राम है ये। तो ध्यान आपको ये देना, ये कह रहा है मेमोरी में रहता है, तो कंप्यूटर में मेमोरी तो कई तरह की होती है, तो कई तरह की, यानी कि आपको हार्ड डिस्क भी लगा रहता है। तो कौन सी मेमोरी की बात कर रहा है? तो कंप्यूटर के बारे में जब भी मेमोरी की बात की जाए, कोई प्रोसेस हो रहा है या फिर CPU से रिलेटेड कोई भी मेमोरी की जब भी आप बात करेंगे ना, तो हमेशा रैम की बात होगी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है, जो बात हो रही है मेमोरी की, तो उसमें हमारा जो है कर्नल होता है। कंप्यूटर आप बंद कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हुआ, तो कर्नल क्या हो जाएगा? वहाँ से हट जाएगा। सेल, इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कर्नल। तो कर्नल मेमोरी में होता है, उसके बाद हमारा सेल होता है। तो ये सेल जो है कर्नल और इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कर्नल। तो यूज़र और कर्नल के बीच में क्या होती है? हमारे कंप्यूटर की सेल होती है। कमांड सेल और ग्राफिकल सेल, 2 तरह के सेल होते हैं। फाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। दोस्तों यहाँ पर आपको सेल के बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस इतना आपको जानना है कि ये जो सेल होता है ना, ये यूज़र और कर्नल के बीच में काम करता है। और कर्नल कहाँ पे होता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी में होता है। और कर्नल करता क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी ये बहुत डीप में इंजीनियरिंग वाली बात तो है नहीं कि इंजीनियरिंग करना है हमको, तो बस कल एग्ज़ाम निकालना है, अच्छे से हमारा एग्ज़ाम कवर हो जाए, कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो सेल 2 तरह का होता है, कमांड सेल और ग्राफिकल सेल। फाइल सिस्टम क्या क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम होता है, ये आपको डिफरेंट तरह की जो फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में वो मैनेज करता है। जैसे FAT32, NTFS, ext4, इनको मैनेज करता है। बूटिंग प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बूटिंग क्या होता है? CPU
यानी कि जो प्रोसेसर होता है हमारा वो रैम को यूज़ करता है, लेकिन जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम होते हैं वो हार्ड डिस्क में होते हैं। तो जब हार्ड डिस्क में होते हैं तो सीपीयू हमारा इसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जो लोडिंग होती है ना, इसी को कहते हैं बूटिंग। जब आप कंप्यूटर की पावर बटन प्रेस करते हो आपको दिखता होगा कि विंडोज़ इज़ स्टार्टिंग। तो विंडोज़ इज़ स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी से विंडोज़ के इम्पोर्टेंट या जो इनिशियल जो कंपोनेंट होते हैं वो मेन मेमोरी में लोड हो रहे हैं, तो वही कहलाता है बूटिंग। बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग होती है। अगर कंप्यूटर पूरी तरह से बंद है और आप पावर बटन प्रेस करते हैं, यानी स्टार्ट से स्टार्ट करना कंप्यूटर को, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर चल रहा है, आपने रीस्टार्ट बटन दबा दिया तो इसको हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर चल रहा है, रन कर रहा है, आप काम कर रहे हैं, कुछ हैंगिंग वगैरह है तो आपने क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। तो रीस्टार्ट किया आपने तो वो स्टार्ट सिचुएशन में था, रेस्ट मोड में नहीं था, आपने रीस्टार्ट किया तो ये वार्म बूटिंग कहलाता है। लेकिन आप इनिशियल से कंप्यूटर बंद है और आप स्टार्ट करें तो वहाँ पे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इतना समझ लीजिए कि रीस्टार्ट जब आप करते हैं तो वो वार्म बूटिंग होता है, और कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है आप स्टार्ट करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम में स्टोर होता है। और जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं ना तो स्टार्टिंग में जो आपको टेक्स्ट लिख करके आता है वो सारी चीज़ें, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना, ये सारी चीज़ें हमारा बायोस करता है और रोम में स्टोर होता है, इसको याद रखिएगा। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, चेक हार्डवेयर बिफोर लोडिंग ओएस। तो ओएस लोड होने से पहले हमारा कंप्यूटर जो है क्या करता है, जो बायोस होता है वो हार्डवेयर को चेक करता है खुद से, आपको नहीं चेक करना है, यूजर नहीं चेक करता है। आप कभी कभी देखते होंगे सेल्फ टेस्टिंग, मेमोरी टेस्टिंग, हार्डवेयर टेस्टिंग, ये दिखाता है। तो पहले हार्डवेयर को चेक करता है विंडोज़ लोड करने से पहले। अब जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी चेक करते हैं ना आपकी, उसमें तेल है कि नहीं, तेल है सही प्रॉपर तरीके से सब कुछ, पहिया ये सब सही है कि नहीं सही है, लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। अब लंबा जाना है तो आपको क्या करना है, सब चेक करना है, बीच बीच में आप अटक जाएंगे और फिर उसके बाद अब मैकेनिक वगैरह नहीं मिलेगा तो फिर आपको रोड पे ही सोना पड़ जाएगा। तो दिक्कत वहाँ पे ये है। तो आप पहले जो है जब भी स्टार्ट करता है कंप्यूटर ना तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सेल्फ टेस्ट, वो करता है, सारे हार्डवेयर ठीक ठाक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब चेक कर लेता है। उसके बाद विंडोज़ को लोड करता है। अच्छा, विंडोज़ को बाद में लोड करने से पहले क्यों चेक करता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले लोड कर ले उसके बाद फिर जो है चेक कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तो फिर वो सारे हार्डवेयर एक्टिव हो जाएंगे जो भी काम करने लायक रहेंगे, और फिर आपको या तो पावर ऑफ करना पड़ जाएगा या तो फिर जो है कंप्यूटर ही ऑफ करना पड़ जाएगा। तो इससे विंडोज़ के ख़राब होने के, करप्ट होने के चांसेस होते हैं, हार्ड डिस्क भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए पहले सारे हार्डवेयर को प्रॉपरली वो चेक करता है फिर लोड करता है। ठीक है, तो सीमोस क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये आपको सुनाई देता होगा कि सीमोस एक बैटरी होती है, छोटी सी चिप जैसी लगी रहती है, उसको रिमूव आप कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सीमोस बैटरी। ठीक है, सीमोस का मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर स्टोर्स बायोस सेटिंग्स। बायोस की जो सेटिंग करते हैं ना, आपको पता है ना कि हार्डवेयर रोम में जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन की अगर नीड होगी तो आप कहाँ से करेंगे? तो सीमोस में आप कर सकते हैं स्टोर्स बायोस सेटिंग्स। बायोस की जितनी भी सेटिंग होती है वो सीमोस में होती है। अगर आपसे कोई कहता है कि सीमोस की सेटिंग कहाँ पे होती है, रोम में होती है, तो नहीं, किस में होती है? स्टोर्स बायोस सेटिंग्स किस में? सीमोस में होती है। कमांड लाइन इंटरफेस CLI टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है। डॉस और लिनक्स
टर्मिनल। एडवांटेज फास्ट एंड लेस मेमोरी यूजेज। तो ये ग्राफिकल नहीं होते हैं इसलिए मेमोरी कम कंज्यूम करते हैं। जो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। डिसएडवांटेज रिक्वायर्ड कमांड नॉलेज। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको CLI अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है तो आपको नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए कमांड्स की। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि आपका विंडोज़ है और iOS है, macOS है, इसमें ग्राफिक्स मिलेंगे, आइकॉन मिलेंगे, मेन्यूज़ मिलेंगे। तो ये आपके एग्जांपल हैं। ईजी टू यूज़ और फ्रेंडली होते हैं। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, कुछ यहाँ पर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ GUI बेस्ड होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है और सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। तो ये जो है चूँकि यूज़ करना आसान होता है और रिलायबल होता है और अच्छा काम करता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको इसकी जानकारी होगी। विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ये सब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हो गए। इसके आगे के भी वर्जन आ चुके हैं। लिनक्स क्या है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स है और सोर्स मल्टीपल यूज़र्स। ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स कोड ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो। विंडोज़ का नहीं मिलेगा, macOS का नहीं मिलेगा आपको। इसका जो सोर्स कोड होता है कि मतलब जैसे किसी प्रोग्राम को, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए कोडिंग की जाती है ना प्रोग्रामर के द्वारा, तो उसी को कहते हैं सोर्स कोड। तो इसको आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपको फ्रीली प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको ओपन सोर्स कहते हैं। और जो पेड वर्जन होते हैं जिनको फ्री आप वो इंटरनेट पे नहीं पा सकते हो, तो उसको ओपन सोर्स नहीं कहा जाता, उसको पेड कहा जाता है। तो ओपन सोर्स फ्री होता है, उसमें आप मॉडिफिकेशन करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ubuntu हो गया, फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। macOS एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। हाई सिक्योरिटी के मामले में तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्मूथ परफॉर्मेंस, विंडोज से कई गुना स्मूथ होता है। इसको यूज़ करना आपको लगेगा ही नहीं कभी कि ये हैंग भी करता है। फ्लुएंट होता है, एकदम बिल्कुल स्मूथ चलता है मक्खन की तरह से। यूज्ड इन मैक कंप्यूटर्स ओनली, तो सब में नहीं चलेगा, इसकी यही दिक्कत है कि सब केवल मैक में ही चलेगा और हमारा विंडोज़ तो किसी भी सिस्टम में आप चला लीजिए, धड़ल्ले से चलता है। एंड्रॉयड आ गया, गूगल डेवलप किया है इसको। फीचर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, टच स्क्रीन सपोर्ट्स और मोस्ट वाइडली यूज्ड स्मार्टफोन OS। तो ये स्मार्टफोन में यूज़ होता है। एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या एडवांटेज हैं आपको बताया भी मैंने बीच में। इजी इंटरेक्शंस विद हार्डवेयर और इसके हेल्प से, मतलब हार्डवेयर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, पर्याप्त आप जितना चाहें हार्डवेयर लगा सकते हैं इसमें। माइक लगा लीजिए, बारकोड रीडर लगा लीजिए, प्रिंटर लगा लीजिए, स्कैनर लगा लीजिए, मतलब दुनिया भर के एप्लीकेशन लगा सकते हो, हार्डवेयर लगा सकते हो। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ये तो बताया था मैंने आपको। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को ऑर्गेनाइज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइसेस जो भी आप लगाते हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। डिसएडवांटेज क्या है, सम OS आर एक्सपेंसिव, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो महंगे होते हैं। वायरस अटैक्स में अफेक्ट द सिस्टम, वायरस अटैक कितना भी सिक्योर हो, वायरस अटैक तो हो ही जाता है पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू। सिस्टम क्रैशेस कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस, आप जिस सिस्टम के ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंड हो और वो क्रैश हो जाए तो फिर आपको तो जो सारा काम बेकार हो जाता है। तो बट उसका अल्टरनेटिव भी होता है, आप जो भी काम करते रहो उसका बैकअप लेते रहो, तो आप कभी ऐसी दिक्कत में नहीं पड़ोगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यूपी पुलिस, SSC और रेलवे, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसको भी तो आप देख लीजिए। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको बताया है मैंने। विच पार्ट ऑफ OS इज कॉल्ड द इट्स हार्ट, तो हार्ट ये आपका कर्नल होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कई बार पूछा जा चुका है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपका GUI का फुल फॉर्म हो गया। विच OS इज़ ओपन सोर्स, तो आपका लिनक्स कई बार पूछा गया है। विच OS इज़ यूज्ड इन स्मार्टफोन, तो आपका एंड्रॉयड और iOS, इसको तो आप बता देंगे आराम से। व्हाट इज़ बूटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। अब व्हाट इज़ पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। और ऑन व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र, तो आपका लिनक्स और यूनिक्स है। व्हाट इज़
RTOS तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग। OS इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। कर्नल क्या होता है? कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस स्टार्ट्स हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। पोस्ट चेक हार्डवेयर ड्यूरिंग स्टार्टअप। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI कमांड लाइन। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड मोस्ट पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोल्ड बूटिंग स्टार्ट फ्रॉम ऑफ स्टेट। वार्म बूटिंग स्टार्ट restart system। RTOS यूज वेयर इमीडिएट रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जहाँ से आप ये हमारे targetpdf.in का QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी और वहाँ से आप टेस्ट अपीयर कर सकते हैं अपना, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं RRB, SSC, UP पुलिस, NTPC, इसके यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। अच्छा, ये मॉक टेस्ट जो मिलते हैं ये केवल आपके लिए नहीं होते हैं, ये ऑल इंडिया होते हैं, मतलब पूरे भारत में लोग उसमें अपीयर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो रैंकिंग है वो पता चलती है कि आपका लेवल किस लेवल तक है। रियल टाइम आपको इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे आप एग्ज़ाम में अपीयर करते हो, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आपका रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं हमारा किस रैंक पे है, तो आपको रियल टाइम रैंकिंग मिलेगी और सेम इन्वायरमेंट मिलेगा और क्वेश्चंस के लेवल भी वही होंगे जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और ये डेली टेस्ट होता है, लेकिन ये जो है सारे टेस्ट एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे, आपको शेड्यूल्ड वाइज टेस्ट देने होते हैं। तो लॉगिन करके रजिस्टर हो लीजिए और आपको शेड्यूल मिलता रहेगा कब कौन सा टेस्ट है। और ये टेस्ट सारे के सारे बिल्कुल फ्री हैं अभी 500 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको रजिस्टर कर लीजिए और टेस्ट आप अपीयर करते रहो, जो भी आप तैयारी करते हो अपना लेवल चेक करते रहो और लोगों से कंपेयर करते रहो कि आपका लेवल कितना ऊपर गया है। ये टारगेट PDF जो हमारा टारगेट PDF का जो चैनल है टेलीग्राम पर, PDF डाउनलोड करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर लो। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे कब कौन सा टेस्ट है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। और एक बात आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए फ्रूटफुल है, इससे आपको कुछ भी अगर फ़ायदा मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपके लाइक का और सपोर्ट की ज़रूरत है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। तो अगर आपको ये सपोर्ट मिलता है इससे तो अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और कहीं पर मिस्टेक अगर आपको कहीं दिखी हो वीडियो में, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक हो सकता है चली गई हो, तो उसको आप लोग ज़रूर हमको कमेंट करके बताया करिए ताकि इससे उसको ठीक किया जा सके। क्योंकि आप ही लोग हैं जो बताएंगे मुझे कि हाँ कहाँ पर क्या है, या अच्छा लगा या फिर ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उसे समझ में आता है कि हाँ आपको क्या इन्फॉर्मेशन हमने दिया है। ठीक है, इससे मोटिवेशन भी हमको मिलता रहता है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।